भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें सहजता से बंद, मेरे साथ साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओम भूय भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों से लगाएंगे। अगेन रब योर पाम, पूरी बॉडी में लगाएंगे, आंखों को सहजता से खोलेंगे। चलिए तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। आप लोग पर प्रॉपर पढ़ाई करो, ठीक है ना। ओके मैम। मैं यहाँ पर किसी को ना होस्ट बना देती हूँ, आप लोग बाकी लोगों को एडमिट कर देना। तो लास्ट तक कौन रहेंगे मैं उनको होस्ट कर दे रही हूँ, या फिर हाँ एक सेकंड किसको होस्ट बना लो, क्योंकि मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी तो बार बार कोई आएगा। आपको होस्ट बना दूं आदित्य? बना दीजिए, या प्रीतिका आ गई मैम अगर उनको बनाने हैं तो। हाँ ठीक है, दोनों को बना दे रही हूँ। चलो जी प्रीतिका फिर नहीं है तो प्रीतिका फिर स्क्रीन कभी प्रेजेंट कर देती है ना, तो उनको ये प्रॉब्लम होगी। 1 सेकंड में प्रीतिका आपको को होस्ट बना दिया है मैंने। अच्छा आप नहीं बन सकती को होस्ट, रुक जाइए। नहीं 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 बन सकती सब। लोग मैम लगे। 1 सेकंड रुको। हाँ प्रीतिका आप नहीं बन रहे हो, आदित्य आपको ही बना दिया है मैंने। प्रीतिका का पता जी नहीं मैम। शायद क्यों नहीं बन रहा है, मैं बनाते। ठीक है तो एडमिट कर देना सबको। जी चलो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस मैम। ओके तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने आप लोग को कल जॉइंट्स पढ़ाए थे, ठीक है। अब वो जॉइंट्स जो पाए जाते हैं, मैंने आपको मूवमेंट तो बताया था, ऐसा ऐसा मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके जॉइंट सारे कंप्लीट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 95 96 वाली बुक में। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, उनमें जो मूवमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जॉइंट्स में, ठीक है। तो देखो दिख रही होगी स्क्रीन आई थिंक, हाँ। तो टाइप ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट्स, कौन कौन से मूवमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आपका फ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं आकुंचन या फिर मुड़ाव। ये चीजें आपको याद करनी है, बहुत जरूरी, बहुत 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 जरूरी, ठीक है। तो आकुंचन या फ्लेक्शन क्या होता है? इस गति के द्वारा अंग को मोड़कर शरीर की मध्य रेखा की ओर लाने की क्रिया आती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने जैसे हाथ है आपका बाहर की ओर है, मैं उसको अंदर की तरफ कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूंगी? फ्लेक्शन बोलूंगी, ठीक है। जैसे कोहनी या घुटने को मोड़ लेना, जब हम कोहनी या घुटने को मोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, शरीर की ओर लाते हैं ना अपने हाथ को या पैर को, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन या फिर आकुंचन। दूसरा होता है आपका एक्सटेंशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रसारण या तानता। इस गति में अंग के को शरीर के मध्य से दूर लेके जाया जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था हमारे शरीर का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम मीडियल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें शरीर को दूर ले जाया जाता है, ठीक है। आप उसके मिडिल पॉइंट, जैसे बाहों का तान, मतलब वही मैं हाथ को अंदर की तरफ मोड़ूंगी तो वो फ्लेक्शन है, और बाहर की तरफ लेके जाऊंगी तो वो एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे एक बार, ये क्या है एक्चुअल में।
ठीक है, देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को, सबसे ऊपर वाला। जी मैम। जी देखिए, अब यहाँ पर ये मेरा हाथ है, मैं हाथ को अंदर की तरफ कर रही हूँ, ठीक है, ये शोल्डर है, ये देखना, ये शोल्डर है, मैं क्या कर रही हूँ, इसको अंदर की तरफ कर रही हूँ। आपका हाथ का मूवमेंट देखो, अभी आपकी पाम आगे की ओर है ना, तो मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ, तो ये क्या होएगा, फ्लेक्शन, और ये क्या होएगा आपका एक्सटेंशन। अंदर बाहर की तरफ कर रही हूँ, मतलब किस एंगल से कर रही हूँ, सामने की ओर लेके जा रही हूँ और पीछे की ओर, आप हाथ देख पा रहे होगे, सामने की ओर ले जाना, फिर उसको पीछे की ओर लेके जाना, ये कहलाता है आपका एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। अब ये वाले डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, जब मैं हाथ को अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ती हूँ तो ये होता है मेरा फ्लेक्शन, और जब मैं बाहर की तरह इस तरीके से लाती हूँ तो ये होता है मेरा एक्सटेंशन। क्या होता है ये, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन। फ्लेक्शन जब मैं अंदर मोड़ती हूँ, और एक्सटेंशन मतलब जब मैं बाहर करती हूँ हाथ को। तो ये आपको समझ में आएगा। वैसे ही अगर हम पैर की बात देखें तो हम शरीर की तरफ लेके जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, शरीर मतलब हिप की साइड लेके जा रहे हैं, तो ये फ्लेक्शन हो गया। जमीन की तरफ ला रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सटेंशन हो गया। जब हम अपने किसी भी अंग को, जैसे घुटना या कोहनी हो गया, शरीर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, मीडियल लाइन से, तो उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, और दूर लेके जाते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, अगर आपको यहाँ पर पूछेगा ना वाइवा में, तो आपको ये पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है, तो ये कर लेना, है ना। एक सेकेंड रुको, हाँ, ओके। नेक्स्ट आता है आपका अपवर्तन, जिसको हम कहते हैं अभिवर्तन, ठीक है। तो दूसरा है अपवर्तन, जिसको हम एबडक्शन कहते हैं, और अभिवर्तन जिसको हम एडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में याद करना, इंग्लिश याद करोगे तो मेरे हिसाब से बेटर है, अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो इंस्ट्रक्टर, तो ठीक है। अब देखो, एबडक्शन मतलब क्या होता है, जब हम किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एबडक्शन, दूर लेके जाना। पास लाने को हम क्या कहते हैं, एडक्शन, जिसको हम बोलते हैं अभिवर्तन, जब मध्य रेखा के समीप अंगों को लाया जाता है, ठीक है। ये देखो, अब इसको कैसे लाया जाएगा, देखो इसमें भी वही था दोनों में, लेकिन हम क्या कर रहे थे, मोड़ रहे थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एबडक्शन और एबडक्शन में हम मोड़ते नहीं है, सीधा मूवमेंट करते हैं। अब आप इसको देखो, मोड़ना नहीं है यहाँ पर, आपका ये हाथ है सीधा सीधा, ठीक है, ये हाथ है। अब आप हाथ को ऊपर की ओर लेके जा रहे हो, मतलब शरीर से दूर लेके जा रहे हो, ठीक है। जब मैं आपको बोलूं कि स्ट्रेट योर बोथ हैंड इन द शोल्डर लेवल, अपने शोल्डर लेवल पे हाथ रखो, तो आप क्या कर रहे हो, दोनों हाथ को स्ट्रेट ऊपर की ओर लेके जा रहे हो, तो जल्दी बताओ, एबडक्शन कर रहे हो या एडक्शन कर रहे हो? एबडक्शन। एब्डक्शन करें। एबडक्शन। एबडक्शन, ठीक है, क्योंकि हम दूर लेके जा रहे हैं। अब मैं जब बोलूंगी आपसे कि पुट योर बोथ पाम इनटू योर थाइज, मतलब अपने हाथ को थाई के पास जोड़ो, ठीक है, या फिर जब हम आराम और विश्राम करते हैं अवस्था, तो वो क्या कहलाएगा, एबडक्शन या एडक्शन? एडक्शन एडक्शन। कहलाएगा। एडक्शन। तो एडक्शन मतलब होता है पास लाना, ठीक है, एबडक्शन मतलब दूर, वैसे ही पैर के लिए है, दूर होता है एबडक्शन, जब हम हिप जॉइंट्स की तरफ, हिप जॉइंट्स को मूव करते हैं, ठीक है, और जब हम पास लाते हैं तो वो हो जाता है हमारा एडक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, एबडक्शन, यस। एडक्शन और यस मैम। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, ठीक है, ओके। अब हम अब पढ़ते हैं पर्यावर्तन, सरकमडक्शन, ठीक है। सरकमडक्शन क्या होता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं अब। सरकमडक्शन मतलब ये होता है पूरे हाथ को एक सर्कुलर मूवमेंट में घुमाना। देखो, इस गति में अंग को शरीर की कुछ दूरी तक गोलाकार घुमाकर, गोलाकार गति से घुमाना होता है। उदाहरण के तौर पे ऐसी गति क्रिकेट बॉल के हाथ घुमाने पे, आप जब तक क्रिकेट खेलते हो तो आप पूरा हाथ थोड़ी घुमाते हो, आधा हाफ हैंड घुमा के क्रिकेट की बॉल मारते हो ना। कौन कौन क्रिकेट खेलता था भाई बताओ, लड़के तो खेलते ही, गर्ल्स कौन खेलती क्रिकेट?
जी बताओ, हाफ मूवमेंट करते हैं। कौन खेलते हैं भाई? बस में कोई नहीं खेलता। अच्छा, प्रीतिका खेलती है, संगीता खेलती है, ठीक है। तो क्रिकेट खेलना चाहिए, अच्छी बात है ना, लड़कियों को सब गेम खेलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बॉल को आधा लेके जाते हैं, पूरा मूवमेंट नहीं करते हाथ का, हाथ यहीं से लेके ऊपर तक लेके फिर बॉल फेंकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन, आधी गति करते हैं हाथ की, ठीक है। लेकिन गोला बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन। सर्कमडक्शन। सरकमडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रोटेशन, है ना। तो देखो सरकमडक्शन का ये है एग्जाम्पल आपका, दिस इज अ सरकमडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है। समझ में आया इतना? यस मैम। हाँ। अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट, अब हम आते हैं घूर्णन। तो एक्सिस पर घूमने की गति को, जो अपने ही एक्सिस पे घूमे उसको हम कहते हैं घूर्णन। बिना हिले अपने एक्सिस पे घूमना, जैसे हमारा शोल्डर हो गया, ठीक है। आप उसको अंदर से बाहर की तरफ लेके जाओ या फिर अपने एक्सिस पे घुमाओ, ठीक है। देखो, ऐसी गति किसी अस्थि के प्रवर्ध के चारों ओर या अन्य अस्थियों के घूमने तथा उसके किसी अस्थि के भीतर घूमने से होती है, जैसे एटलस वर्टिब्रा और एक्सिस वर्टिब्रा। अब देखो, एटलस वर्टिब्रा और एक्सिस वर्टिब्रा की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सर्वाइकल रीजन के पास से आपके शोल्डर रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एंडोइड प्रवर्ध के बीच संधि होती है। अब ये अगर आप बात करो, यहाँ पर मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊं, ठीक है। तो ये होता है आपका रोटेशन, ये मीडियल रोटेशन है। मीडियल रोटेशन मतलब अपने बॉडी के अंदर साइड जब रोटेट करेगा शोल्डर, ठीक है। आप जब अंदर साइड रोटेट करोगे शोल्डर तो उसको हम बोलते हैं मीडियल। अगर आप हाथ इस तरीके से रखो अपना और हाथ को अंदर की तरफ लाओ ऐसे, तो ये होता है हमारा मीडियल। लेकिन आप हाथ को बाहर की तरफ लेके जाओ और सेम एक्सिस में, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, मुझे देख पा रहे हो आप? यस देखो, मैम। अगर आप यस। अंदर की तरफ जा रहे हो यस मैम। तो ये क्या हो गया आपका मीडियल एबडक्शन। आप हाथ को इस तरीके से, एक्सिस यही है, अब आप हाथ को यहाँ से निकाल नहीं दोगे, एक्सिस सेम है आपका, बट यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इसको घुमा रहे हो, ठीक है, अंदर मीडियल ला रहे हो। और आप इसको बाहर की तरफ लेके जाओगे, एक्सिस तो सेम है उसका, बाहर तरफ ले जाओगे तो ये लेटरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये पीछे साइड का? लेटरल। जब हम बॉडी के साथ जाएंगे तो मीडियल और बाहर तरफ ले जाएंगे तो लेटरल। तो ऐसा मूवमेंट, जो ऐसा वाला मूवमेंट होता है हमारा, ठीक है, ये लेटरल और मीडियल रोटेशन कहलाता है, ठीक है। आया समझ में इतना? जी जी मैम। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, ये हो गया आपका रोटेशन, ठीक है। ये हो गया मीडियल और ये हो गया आपका लेटरल रोटेशन, ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा इनवर्जन, ठीक है, अंतर्वर्तन। इसमें भीतर की ओर मोड़ने की क्रिया होती है, जैसे पैर के तलवे का भीतर की ओर घूम जाना। अब बताओ, अब हम भूत तो है नहीं तो हम पूरा पीछे तक तो कर नहीं पाएंगे, तो हम आधा ही मोड़ पाएंगे ना पैरों को। तो इसमें हम क्या करते हैं, पैर को, एक सेकंड रुको, ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो रहा होगा ना। देखो, अब मैंने आपको सरकमडक्शन बताया था ना, सरकमडक्शन मतलब हाफ रोटेशन हाथ का। तो हाथ का भी हम हाफ रोटेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन। जब हम कोई चीजों को आधा रोटेट करते हैं, अब मैं इस तरीके से हाथ को रोटेट करूँ तो ये मेरा क्या होगा, सरकमडक्शन, ठीक है। एबडक्शन और एडक्शन, हाथ की बात करें तो एडक्शन मतलब क्या होता है, बाहर एडक्शन करना, मतलब, दूर करना। एडक्शन मतलब दूर करना होता है। सॉरी मैम, पास अंदर लाना। पास लाना है, पास लाना। पास लाना। ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस तरीके से इधर ऐसे जोड़ ली तो ये क्या है, एडक्शन है। और मैंने इसको दूर किया तो ये क्या हो गया, अबडक्शन। एबडक्शन, ठीक है। ये पास है और ये एबडक्शन। क्या है, दूर है, तो ये एडक्शन, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये तो मैं आपको, ये प्रोनेट और सुपरीनेट मतलब हमारे हाथ के जो आगे आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा है वो, उसके लिए। अब ये आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आप देखोगे, ये फ्लेक्शन है अंदर की ओर ला रहा है, एक्सटेंशन बाहर की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। एबडक्शन एडक्शन भी आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर बात कर, किसी का माइक ओपन है, किसी का माइक, 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 किसी का माइक,
प्लीज। यही बचा है ना, यहीं पे का थोड़ा सा रोलर के नीचे का कम से कम। लोमस जी आपका माइक ऑन है। सॉरी मैम। इट्स ओके। चलिए, अब मैंने आपको बोला इन्वर्जन और एवर्जन। इन्वर्जन मतलब जब हम पैर को अंदर की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पैर है, जब मैं पैर को अंदर की ओर मोड़ूंगी तो मैं इसको क्या बोलूंगी? इन्वर्जन। इन्वर्जन। और इन्वर्जन। जब मैं पैर को बाहर की तरफ लेके जाऊंगी तो उसको मैं क्या बोलूंगी? इवर्जन। ठीक है, आया समझ में? इन मतलब अंदर साइड और ई मतलब बाहर बाहर साइड। साइड। आई मतलब अंदर, ई मतलब बाहर। ठीक है, आपका इन्वर्जन समझ में आया? इसमें भीतर की ओर मोड़ने की क्रिया होती है, जैसे पैर के तलवे को भीतर की ओर घूम जाना। ठीक है। इवर्जन में क्या होता है? इस गति में अंग को बाहर की ओर मोड़ने की क्रिया होती है, जैसे पैर के तलवे को हम बाहर लेकर जाते हैं। तो हमारा ओहो इतना शोर करते हैं, अब तो मार्केट में रहने का ये दिमाग। अब आता है हमारा उत्तानन, जिसको हम बोलते हैं सुपिनेशन। अग्रबाहु की अगर हम बात करें, जैसे हमारा अग्रबाहु मतलब ये हमारा पाम है। एक सेकंड रुकिएगा। अग्रबाहु की घुमावदार गति, जिसमें रेडियस घूमकर अल्ना के समानांतर। रेडियस कौन सी है हमारी, बताइए जल्दी से। रेडियस बाहर है या अंदर है? बाहर। जल्दी बताओ। रेडियस अंदर साइड है कि बाहर साइड? बाहर। बाहर। बाहर मतलब अंगूठे की तरफ जो है वो कौन सी है? बाहर। रेडियस। रेडियस। और छोटी रेडियस। फिंगर की तरफ जो है वो कौन सी है? अल्ना। अल्ना। रेडियस। ठीक है। अब देखो इसको अच्छे से सुनना, ये क्या बोल रहा है। अल्ना। ये बोल रहा है अग्रबाहु की घुमावदार गति, जिसमें अग्रबाहु मतलब हमारे फोर आर्म की, इसकी हम गति करें, जिसमें रेडियस घूमकर अल्ना के समानांतर हो जाती है, और हथेली को ऊपर की ओर घुमाना अथवा पाद के मध्यवर्ती किनारों को ऊपर उठाना, कमर के सहारे सीधा लेटना। ठीक है। जब हम कमर के सहारे सीधे लेटते हैं या फिर हाथ को इस तरीके से मोड़ते हैं, आप जब हाथ इस तरीके से मोड़ोगे अपने, जो आपका, एक सेकेंड रुको, जो आप, ये आपका अंगूठा है, ठीक है, ये आपका रेडियस पार्ट है। आप इसको इस तरीके से घुमाओगे, जब आप इसको फ्लैट करोगे तो आपका रेडियस वाला पार्ट ऊपर की ओर आ जाता है। देखना, ये पार्ट आपका ऊपर आता है अंगूठा वाला, और अल्ना वाला बाहर जाता है। तो इसको हम कहते हैं सुपरनेट। और ये लेकिन आपके लिए इतना आवश्यक नहीं, ये जान लो, ये इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है। सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन मतलब ऊपर आ जाता है आपका रेडियस, और इसमें क्या होता है प्रोनेशन में अग्रबाहु की घुमावदार गति, जिसमें रेडियस अल्ना के ऊपर तिरछी हो जाती है, और हथेली के नीचे या पीछे की ओर घूमना, या फिर चेहरे के नीचे की ओर करके लेट जाना। मतलब कि हम प्रोनेशन मतलब नीचे, और सुपरनेशन मतलब ऊपर की ओर। ठीक है। जब किसी का भी मुख, जैसे मैं आपको एक यही वाला डायग्राम दिखाती हूँ, ये दिख रहा है ना। सुपिनेशन मतलब ऊपर की ओर, जब आपका हाथ इस तरीके से है, और प्रोनेट मतलब जब पीछे की ओर कर दिए हम हाथ को। ठीक है। तो प्रोनेट मतलब पीछे, सुपिनेट मतलब आगे या ऊपर की ओर। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलिए रोटेशन भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे सम्मुख मतलब अपोजिशन। अपोजिशन मतलब किसी के हम अपोजिट। ठीक है। तो यह एक कोणीय गति है, ये एक एंगल मूवमेंट होता है, जिसमें अंगूठे से छोटी उंगली को स्पर्श किया जाता है। ठीक है। इसमें हम एंगल बनाते हैं। ऐसी गति केवल हाथ के अंगूठे के कार्पो मेटाकार्पल जोड़ पर होती है। ये केवल कार्पो मेटाकार्पल। अब बताओ मेटाकार्पल किसको कहते हैं? मेटाकार्पल कौन सी है, बताओ भाई। मेटाकार्पल किसे कहते हैं? हाथ के जो पंजों चौड़ा की, भाग हाथ की होता है, पंजों। उंगली के नीचे पांव में जो पंजों। हड्डियां पाई जाती है उसको हम मेटाकार्पल कहते हैं। तो ये कार्पो मतलब कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में ये मूवमेंट पाया जाता है अपोजिशन का। देखो उसमें क्या मैंने बताया था, उसमें कोण बनता है, तो अंगूठे और छोटी उंगली को मिलाया जाता है, और ये केवल इन्हीं दोनों में पाया जाता है ये एंगल मूवमेंट, और किसी में नहीं बनता एंगल। एंगल बन रहा है, दिख रहा है ना एंगल बनते?
त्रिकोण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस मैम। तो ये केवल कार्पो मेटाकार्पा, मतलब जब हम अंगूठे को छिंगी से जोड़ते तभी बनता है, ठीक है, याद रखना, जब हम इसको इससे जोड़ते तभी बनता है ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ तक था आपका, मैंने आपको बता दिया यहाँ तक। कहाँ इवर्जन तक आपका इम्पोर्टेंट था, ठीक है, इवर्जन तक। अब जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताते जाऊंगी। फिर उसके बाद आप सुपिनेशन, प्रोनेशन। प्रोनेशन मतलब जब हम पेट के बल सोते हैं, याद रखना, जब आप योग करवाओगे तो आपसे बोला जाएगा लाई डाउन इन प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन मतलब होता है जब हम पेट के बल लेटते हैं, हमारा सर नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोनेशन। समझ में आया? जिसमें हमारी पीठ दिख रही होती है, क्या होगा वो? डोनेशन। प्रोनेशन। प्रोनेशन। और जब मैं आपको बोलूंगी लाई डाउन इन प्रोन पोस्चर, जब मैं बोलूंगी आपको लाई डाउन इन प्रोन पोस्चर, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि पेट के बल सो जाओ, ठीक है। तो प्रोनेशन मतलब जब हम अपने सर को नीचे रखते हैं, पेट नीचे रहता है, जमीन से लगा हुआ, पीठ दिखती है। सुपिनेशन मतलब क्या होता है, मैं बोलूंगी लाई डाउन इन सुपाइन पोस्चर। सुपाइन पोस्चर मतलब जब मैं पीठ के बल लेटूं और मेरा ऊपर का हिस्सा दिखे, मतलब मैं ऊपर, मेरा चेहरा आसमान की तरफ हो और मेरी पीठ नीचे हो, जमीन से लगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपाइन पोस्चर। समझ में आया? सुपाइन मतलब पीठ के बल किए जाने वाले सारे आसन को सुपाइन पोस्चर कहते हैं, और पेट के बल किए जाने वाले सारे आसन को हम प्रोन पोस्चर कहते हैं। आया समझ में? आगे इतना? यस मैम। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे भाई, है ना, कि पीठ के बल किए जाने वाले कौन से हैं, तो सुपाइन पोस्चर कौन कौन से हैं या प्रोन पोस्चर। अब देखो, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। मैं बता रही हूँ मैं कि आप लोगों को कहीं पे भी रुकावट ना हो, आपको चीजें समझ में आए, है ना। तो इंग्लिश हिंदी सब में आपको समझ में आए। नेक्स्ट आता है आपका रिपोजिशन, ठीक है। रिपोजिशन मतलब क्या होता है? ऐसी गति जिसमें अंगूठा अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में पहुंच जाता है, यह सम्मुख गति के विपरीत है। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? अगर आपसे कोई बात करे, अगर आपसे कोई बोले कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है ना, तो आप क्या बताओगे? बताओ, कोई भी, किसी को नॉलेज है एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में? एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, हाँ बताइए। मैंने आपसे पूछा एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? क्या होती है भाई? जब हम सीधे खड़े होते हैं, आप लोगों को मैंने डायग्राम दिखाया था, स्केलेटल का डायग्राम दिखाया था, मस्कुलर का डायग्राम दिखाया था, सबका डायग्राम दिखाई थी ना मैं, जहां पर आज एक इंसान खड़ा था, है ना, दिख रहा था इंसान खड़ा हुआ। यस मैम। एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है? आपका पूरा शरीर सीधी रेखा में खड़ा रहता है, आपके हाथ इस तरीके से खुले हुए रहते हैं, बगल में रहते हैं, ठीक है, आपके हाथ इस तरीके से। तो एनाटॉमिकल पोजीशन वो कहलाती है, मतलब जिसमें हम कभी किसी को दिखाते हैं ना कि ये हमारा ये स्ट्रक्चर है, तो जिस पोजीशन में व्यक्ति खड़ा रहता है, मतलब सीधा हो, हाथ सीधे हो, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। तो प्रोट्रेशन मतलब सामने की गति की ओर, जैसे कहाँ गया, हाँ, रिपोजिशन मतलब ऐसी गति जिसमें अंगूठा अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में पहुंच जाता है, यह सम्मुख गति के विपरीत होती है, मतलब अपोजिशन के विपरीत होती है, ठीक है। ये इसका इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है प्रोट्रेशन, सामने की गति, जैसे मैंडिबल का आगे को बढ़ जाना। अब देखो, मैंडिबल कौन सी बोन है, जल्दी बताइए। मैंडिबल कौन सी? फेशियल। फेशियल बोन है, ठीक है। अब मैंडिबल, अभी हम लोगों के दांत, आप बात करते हो तो आपके नीचे वाले दांत आगे रहते हैं या पीछे रहते हैं? पीछे। पीछे रहते हैं। अब वो आप लोग वो दांत को जो पीछे है उसको आगे करो, सब लोग करो, नीचे वाला दांत, क्या मूवमेंट हो रहा है, जल्दी बताओ। जबड़ा आगे की ओर आ रहा है, नीचे वाला जो जबड़ा जबड़ा आगे है वो की आगे ओर आ आ रहा रहा है, मैंडिबल आगे की ओर आ रहा है, ठीक है। मैंडिबल बोलते हैं ना इसको, मैंडिबल आगे की ओर आ रहा है। तो इसमें प्रोट्रैक्शन में होता है, सामने की ओर गति होती है ना, सामने की ओर गति में मैंडिबल हम आगे,
इसका एग्जाम्पल है जब हम मैंडिबल को आगे लाते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन, मतलब आगे की ओर बढ़ना, सामने की ओर गति करना प्रोट्रैक्शन कहलाता है। रिट्रैक्शन मतलब पीछे की ओर गति करना, जब हम मैंडिबल को पीछे ले जाते हैं। तो जब आप जबड़े को, दांत को पीछे ले जाओगे तो आपका मैंडिबल पीछे हो जाएगा, ठीक है। आगे लेके आओगे दांत को तो मैंडिबल आगे हो जाएगा। आया समझ में? इतना, इतनी चीज जी समझ मैम। में आई भाई? यस हाँ, मैम। जी तो ये आपके मूवमेंट हैं, ठीक है। मैंने आपको जितने मूवमेंट थे वो पढ़ा दिए। देखिए अब हम नेक्स्ट आएंगे, इधर पर आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब बहुत डीप की चीजें हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट नो नीड अकॉर्डिंग टू यू, आई थिंक सो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट होता है। मस्कुलर सिस्टम मुझे आज पढ़ाना था, बट मैं थोड़ा सा उसमें हूँ, क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन में हूँ कि मैं आप लोग को इंग्लिश वाला पूरा पढ़ाऊं या हिंदी बुक से पढ़ाऊं। तो मेरे पास क्योंकि इंग्लिश में है एक पूरा जी जो मैंने अभी भेजा है आपको 46 पेज का, वो बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। और हिंदी वाली बुक में भी दिया है, यही वाली बुक है उसमें भी दिया है। तो मैं बस आपको ये बोल दूंगी कि इम्पोर्टेंट आप लोग मसल्स याद कर लो कौन कौन सी। इंग्लिश वाले से ही पढ़ाऊंगी, हिंदी वाले में आप लोग इम्पोर्टेंट मसल्स, नाम तो इंग्लिश में भी वही दिया है, हिंदी में भी वही दिया है, ठीक है। तो ये कर लूंगी। तो आज मैं मसल छोड़ती हूँ, मैं पहले आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम करा दूं, उसके बाद मैं आपको मस्कुलर सिस्टम कराऊंगी, ठीक है। वैसे होता तो स्केलेटल के साथ ही है मस्कुलर सिस्टम, बट आपका रेस्पिरेटरी करा दूं उसके बाद मैं आपको कराऊंगी मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो आज हम रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। यस मैम। एनी कंफ्यूजन, दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? नहीं? चलिए तो हम थोड़ा सा स्लाइड ओपन कर लें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। चलिए, आपका स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, हैं? अच्छे से याद होना चाहिए सब कुछ, छूटना नहीं चाहिए। चलो, अब मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हो रही है मैम। हाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें दो प्रकार के श्वसन होते हैं, ठीक है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है हमारा इंस्पिरेशन, जिसको हम इनहेल, मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, और उसी को हम बोलते हैं इनहेलेशन। समझ में आया इतना? जी सांस अंदर ले रहे हैं। फिर उसके बाद एक्सेल, मतलब सांस बाहर निकालना, सांस को हम बाहर निकाल रहे हैं उसको हम एक्सेल बोलते हैं या एक्सेलेशन बोलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बोला था आपके फेफड़े और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक मसल जो है वो डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये है आपका डायाफ्राम, ठीक है। ये दिख रहा है ना, येलो कलर का? यस मैम। ये है आपका येलो ऑरेंज। डायाफ्राम। हाँ, येलो ऑरेंज, ठीक है। यस मैम। तो ये आपका डायाफ्राम मसल है, ये एक तरीके की मसल होती है ये, ठीक है। रेस्पिरेशन में आपसे पूछा जाए क्या क्या चीजें काम करती हैं, तो डायाफ्राम, लंग और आपके कॉस्टल कार्टिलेजेस। अब मैंने आपको बताया था कॉस्टल कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी बताओ। कॉस्टल कार्टिलेज कहाँ पर पाया जाता है? चेस्ट चेस्ट जो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। पसलियों में मैम। पसलियो, रिप्स में। रिप्स में मैंने आपको कॉस्टल कार्टिलेज पढ़ाए थे ना, है ना? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे भाई? यस मैम। हाँ, तो कॉस्टल कार्टिलेज आपके रिप्स में पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जब आप सांस लेते हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, आप लोगों को योगा में पढ़ना, जब आप सांस लेते हो तो आपका लंग फूल जाता है। क्या होता है? फूलता है ना? यस मैम। सांस लोगे तो लंग फूल जाएगा, उसमें एयर भर जाएगी। जब एयर भर जाएगी तो लंग्स बड़ा होएगा साइज में, और जब लंग साइज में बड़ा होएगा तो डायाफ्राम रिलैक्स होएगा। रिलैक्स मतलब नीचे की ओर जाएगा डायाफ्राम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम रिलैक्स। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल में।
तो आपको आंसर देते बनना चाहिए। डायफ्राम रिलैक्स होता है जब हम इनहेलेशन करते हैं। अभी अपनी सामान्य अवस्था में है, जब हम लिए तो रिलैक्स नीचे की ओर। जब मैं एक्सहेल करती हूँ, सांस छोड़ती हूँ, तो लंग छोटा हो जाता है साइज, यहाँ पर साइज छोटा हो गया और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फिर से ऊपर अपनी जगह पर चला जाता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग के टाइम क्या होता है, इनहेलेशन के टाइम पे डायाफ्राम नीचे चले फूल जाता है। फूलता नहीं है, लंग फूलता है, डायाफ्राम नीचे रिलैक्स होता है नीचे जाके। ठीक है, फूलता क्या है, लंग, लंग्स में हवा जा रही है ना, डायाफ्राम थोड़ी जा रही है। ठीक है, और उसके बाद एक्सहेलेशन में क्या होता है, वापस आ जाए, छोटा हो जाता है। डायफ्राम ऊपर की। अच्छा शोर ज्यादा हो रहा है क्या बाहर से? नो मैम। नहीं मैम। एक सेकेंड रुको, तो शोर आ रहा है क्या? नो नो मैम। हेलो, नहीं मैम। नो मैम। नहीं आ रहा है? नहीं। मुझे ही आ रहा है। मतलब ज्यादा ज्यादा हो ना शोर तो बता देना, मैं रूम चेंज कर दूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होता है दो तरीके का, मैंने बता दिया श्वसन। ठीक है, अब इसी को ही हम क्या बोलते हैं, देखो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दो तरीके के पाए जाते हैं। एक तो होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल। मुझे लग रहा है बहुत शोर हो रहा है, एक सेकंड रुको, चेंज कर, बहुत शोर हो रहा है, मेरे लिए तो बहुत शोर है, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा। अरे मेरा काफी है, आप लोग को ले। हेलो, जी मैम। अभी भी शोर है ना? नो शोर मैम, आ रहा है? हम लोग को नहीं आ रही है मैम, आप पास में हो ना इसलिए आ रही होगी आपको। हाँ मुझे बहुत शोर आ रहा है, वेट करो एक सेकेंड। हाँ, नाउ इट इज ओके नो? हाँ अभी ठीक है, थोड़ा शोर होता है तो पढ़ाने में मजा नहीं आता। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिस्पिरेशन में किस हम लोग क्या करते हैं, श्वसन कैसे लेते हैं, या तो इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे, सांस लेंगे बाहर करेंगे। ठीक है, अब सांस अंदर या बाहर करने की भी प्रोसेस में दो तरीके के रिस्पिरेशन पाए जाते हैं। दो तरीके के कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी किसके लिए यूज किया जाता है शब्द, लंग के लिए। ठीक है, तो याद रखना फेफड़ों के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। हार्ट के लिए क्या यूज किया जाता है भाई, कार्डियक। कार्डियक, वेरी गुड। ठीक है, किडनी के लिए क्या यूज किया जाता है, बताओ, रेनल। ठीक है, तो रीनल। सबके लिए अलग अलग वर्ड हैं एनाटॉमी में। तो लंग के लिए क्या है, लंग के लिए क्या है भाई, पल्मोनरी। 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 पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हमारा फेफड़ा और बाहरी वातावरण में गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसी का नाम है पल्मोनरी। क्या नाम है भाई, पल्मोनरी। पल्मोनरी। ठीक है, अब वही जब हम सांस लेते हैं और वो हमारे टिश्यू मतलब हमारे हार्ट तक, हार्ट के लेवल, सॉरी लंग्स के लेवल से अंदर की ओर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन। ठीक है, मेरे पास वो डायग्राम था बट
1 मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा। देखिए, जो आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, ठीक है। लंग्स में छोटे छोटे यूनिट होती हैं। यहाँ तक जैसे हमारे शरीर की यूनिट क्या है, सेल है, वैसे ही हमारे फेफड़े की यूनिट एल्वेलाई होती है, ठीक है। एल्वेलाई को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, एल्वेलाई ही बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। तो एल्वेलाई और इन्वायरमेंट के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और टिश्यू और ब्लड के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। आप बोलोगे कि ब्लड में कैसे जाएगा मैम, तो जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो जितनी भी एयर है, अभी मैं आपको बताऊंगी वो किस प्रोसेस के द्वारा होती है। हमारे फेफड़े में जाती है, ठीक है, तो डायरेक्ट फेफड़े में तो जाएगी नहीं, पहले जाएगी फेफड़े में, उसके बाद वो प्यूरिफाई होएगी, ठीक है। तो प्यूरिफाई होने के बाद वो ब्लड में जाती है। ब्लड में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। आया समझ में इतना? 2 तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, याद रखना। एक आप इसको आप बोल सकते हो पल्मोनरी को फेफड़ा वाला, फेफड़ा श्वसन, फेफड़ीय श्वसन, ठीक है। और दूसरे वाले को बोल सकते हो ऊतकीय श्वसन, अगर आपको ज्यादा ही हिंदी में पढ़ना है तो, ठीक है। 2 श्वसन होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को जानना है, ठीक है। देखिए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ से कहाँ तक होती है और क्या क्या नाम होते हैं, एकदम सीक्वेंस में आप लोग को याद करना है, क्रम से सारी चीजें याद करना है, ठीक है। देखो, आप सांस कहाँ कहाँ से लेते हो भाई, जल्दी बताओ। नोज एंड माउथ। नोज एंड माउथ से। लेकिन नोज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, ठीक है। नोज से हम लेते हैं। नोज मतलब आपकी नेजल कैविटी जिसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। आपने यहाँ से सांस ली, ठीक है। अब आप यहाँ से सांस लिए, अब यहाँ से होता हुआ ये इधर पर आया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स या ग्रसनी। क्या बोलते हैं? फेरिक्स या ग्रंथनी। ग्रसनी, ग्रसनी, ठीक है। 2 हो गया। अब पहला हो गया नोस, दूसरा हो गया आपका फेरिंग्स, ठीक है, ग्रसनी जिसको बोलते हैं हम। तीसरा होता है आपका लैरिंग्स, ठीक है। पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीसरा आपका दिख रहा है लैरिंग्स। मैंने आपको लैरिंग्स एक जगह और बताया था किसी बोन के साथ। बताओ यहाँ पर कौन सी बोन पाई जाती है गले में, जल्दी बताओ। गले में एक बोन का नाम बताया था मैंने, सिंगल बोन पाई जाती है जो लैरिंग से जुड़ी हुई होती है। हाइलिन। हायोइड हायोइड हायोइड। सब कार्डियक मिक्स कर दो, ठीक है। हायोइड बोन होती है, कौन सी? हायोइड HYOID। हायोइड, बोलो फिर से, हायोइड बोलिए, नाम ही बड़ा प्रोनाउंस उत्पटांग है। हायोइड। हायोइड। मैम। हिंदी में क्या बोलते हैं मैम वही? हिंदी में उसको हिंदी हायोइड मत ही जानो और बोलते हैं। अनिमेश, हिंदी में और कंफ्यूजन हो जाएगा तो। बता दो एक सेकेंड। अनिमेश, बोन्स के हिंदी नाम नहीं है, ठीक है। बोन हो गया, मसल्स हो गया, इनके हिंदी नाम नहीं होते, इनके नाम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इनको ही हम हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप लोग को समझ आते हो आप लोग लिखो हाय, होते ना हाय, हाय करते हो, है ना। हाय हाय करते। हाँ, हायोइड, ठीक है। हायोइड, याद हो गया। हायोइड, ऑइड एक इंसान है और आप उसको हाय कर रहे हो, हायोइड, ठीक है। अब बनेगा, करो, बोलो फिर से, बोलो भाई। हायोइड। हाँ हायोइड। हाँ, ठीक है। आपने क्लास में किसी का नाम ऑइड रख दो तो समझ में आ जाएगा। चलो, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। तो पहला हमारा हो गया नोज, ठीक है। दूसरा है आपका फेरिंग्स, तीसरा है आपका लैरिंग्स। इसको हम स्वरयंत्र बोलते हैं, यहीं से हमारी आवाज निकलती है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट ट्रैकिया। ये होता है आपका ट्रैकिया, ये जो दिख रहा है, ठीक है। ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। विंड मतलब क्या होती है? वायु। हवा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप ट्रैकिया का दूसरा नाम है, या फिर श्वास प्रणाल, ठीक है। आया समझ में? ये हो गया आपका ट्रैकिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
ब्रोंकस, ठीक है, या ब्रोंकस को ही हम बोलते हैं ब्रोंकाई, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। जब ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ये है ना, दिख रहा है दो पार्ट, तो ये जो लेफ्ट साइड होएगा उसको हम लेफ्ट ब्रोंकस बोलेंगे, और जो राइट साइड होएगा उसको हम राइट ब्रोंकस बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? जी मैम। हाँ, अब आता है हमारा यही हमारा ब्रोंकस अब फेफड़े के अंदर जाएगा, ठीक है, ये फेफड़े के अंदर चला गया, ब्रोंकाई या ब्रोंकस, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर हम इसको? ब्रोंकियोल्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोल्स होते हैं ना, न्यूक्लियोलस होते हैं, वैसे ही ब्रोंकस के अंदर ब्रोंकियोल्स होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पर आपके अंगूर के समान रचनाएं पाई जाती है, ठीक है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी होती है, इसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। एल्वेलाई सबसे छोटी यूनिट होती है, यहीं से आपकी गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, ऑक्सीजन का अंदर लेना, ये सब एल्वेलाई की वजह से होते हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं ना छोटे छोटे एल्वेलाई, अब यहाँ पर तो एकदम जूम में नहीं बना है। ठीक है, अब आता है हमारा लंग्स, तो ये हमारा पूरा ये जो है ये एक लंग है और ये एक लंग है आपका, ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। आया समझ में इतना? यस। और ये है आपका डायाफ्राम। आपको शोर होगा तो बता देना है, मुझे ही ज्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग के लिए? यस मैम। शोर होगा तो प्लीज बता देना, ये मुझे बैंड वैंड की आवाज ना बहुत दिमाग खराब करता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं नोज। ठीक है, देखो नोज में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नोज, जो हमारे जहां से हम सांस लेते हैं। ठीक है, नासिका गुहा का ऊपरी भाग इथमॉइड बोन। अब बताइए इथमॉइड बोन कहाँ पर थी और कैसे थी, ये बताओ। इथमॉइड के साथ कौन कौन सी थी? नाक का अग्रभाग। नाक के अग्रभाग में थी? नहीं बस पीछे साइड। नाक के ऊपर के भाग में थी, ठीक है, वहां पर प्लेट बनाती है ये नाक के ऊपर, हमारे जस्ट पीछे, मतलब आप बोल सकते हो जब बिंदी लगाते हैं ना अपन, उसके जस्ट पीछे होती है वो, और सीधे सीधे जाती है, सीधे जाती क्रॉस करके, और उसको क्रॉस कौन सी करती है बोन कौन सी क्रॉस करती है? स्फेनॉइड। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा नासिका गुहा का ऊपरी भाग इथमॉइड बोन की छिद्रल प्लेट में कई ऑल्फैक्टरी नर्व्स लटकती है। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या होता है? जो सूंघने का काम करती है। ठीक है, तो इथमॉइड बोन के छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं उसमें, उसके नीचे ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स लटकती है जिससे हम सूंघ पाते हैं। तो आपको पूछेंगे हम कौन सी नर्व की वजह से सूंघ पाते हैं भाई, तो कौन सी नर्व होगी वो? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी को हम घ्राण भी बोल सकते हैं, ख र और ण। ठीक है, जैसे हमारी थी ना इंद्रियां थी ना, तो घ्राणेंद्रिय थी जो नाक सूंघने का काम करती है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ कुछ चीजों का हिंदी है अनिमेश में, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कुछ कुछ चीजों का नहीं। अब देखो नाक का अगला भाग मतलब आगे का भाग, ये स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पर एल होना चाहिए। ये किससे बना है? काचाबस्ती, जिसको हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? तो आपको पूछा है कॉस्टल कार्टिलेज कहाँ होता है? कॉस्टल कार्टिलेज कहाँ होता है? बताओ भाई, अभी तो बताया था मैंने, भूल गए। रिब में पाया जाता है कॉस्टल कार्टिलेज, उसका एरिया बढ़ा दे। कहाँ पाया जाता है? रिप। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? नाक के अग्रभाग ऊपर वाले। नाक में, तो याद रखना नाक में हाइलिन कार्टिलेज होता है। ठीक है, अब नाक के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको इंफीरियर नेजल कौन सा तो पढ़ा ही दिया था, है ना? तो एक होता है इंफीरियर, बीच वाला होता है मीडियल, और सबसे ऊपर वाला होता है सुपीरियर नेजल कौन सा। तो ये नाक के पार्ट है। नाक में श्लेष्मा स्रावी चषक कोशिकाएं, इसको हम म्यूकस
सेल भी कहते हैं या म्यूकस। तो यहाँ पर जिसके स्राव से नासिका राभोतिक कला नम चिकनी और चिपचिपी सी लगती है। देखो म्यूकस पाया जाता है हमारे नाक में, ठीक है। अब हिंदी इसका ना भयानक ही हिंदी है, मतलब मैं आपको बोली ना हिंदी में पढ़ोगे अगर आप बायोलॉजी तो बहुत टफ है। अब आप बताओ म्यूकस बोलने में अच्छा लग रहा है या फिर श्लेष्मा स्रावी चषक कोशिकाएं बोलने में अच्छा लगता है, जल्दी बताओ। हिंदी अच्छा लगता है मैम। म्यूकस म्यूकस बोलने में म्यूकस अच्छा लगता मैम, है। इजी है लेटमा से तो म्यूकस। अच्छा है। हिंदी बहुत अच्छा है पढ़ने में, बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर आपको, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हिंदी छोड़ दो पढ़ना, ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे एनाटॉमी हो गया, ये सब आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। जैसे अब मैं योग की बात करूं तो कुछ हठ प्रदीपिका ग्रंथ है, ये सब ग्रंथ आपको हिंदी में ही पढ़ने हैं, आप उसको इंग्लिश में पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। और भगवत गीता ये सब। अब उसके बाद अगर हम एनाटॉमी या योगा थेरेपी पे आते हैं तो थोड़ी चीजें आपको इंग्लिश में पढ़नी चाहिए, और दोनों लैंग्वेज पढ़ना चाहिए। अगर किसी की हिंदी बहुत अच्छी है तो मैं आपको बोलूंगी आप हिंदी प्रेफर करो, आप इंग्लिश की तरफ मत जाओ। और किसी की इंग्लिश अच्छी है भाई, दोनों में कर सकते हो तो इंग्लिश में जाओ, ठीक है। चलो, तो ये नाक में हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस स्रावी सेल पाए जाते हैं, जिसके वजह से ये थोड़ा चिकने और चिपचिपी होती है नाक आपकी, कभी भी रफ नहीं होती, आप देखना, ठीक है। अब नाक में कुछ छिद्र खुलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको साइनस बताया था, क्या होता है साइनस, जल्दी बताओ। हड्डी है वो। साइनस हड्डी वो होती है? उसके बीच का रंध्र, हड्डी के बीच का रंध्र एक छिद्र होता है साइनस। गलत। बोन्स के बीच में एक खोखली गुहा होती है, उसको साइनस हाँ, बोलते हैं। हाँ, बोन के वही बीच में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नहीं, जो छिद्र होता है उसको फोरामेन बोलते हैं, ठीक है। छिद्र को फोरामेन बोला जाता है, तो गलत मत होइएगा। कैविटी मतलब खोखली जगह, छिद्र मतलब फोरामेन, ठीक है। तो जो कैविटी ठीक। पाई जाती है जो बोन को हल्का करने का काम करती है, ठीक है। साइनस नहीं होगा अगर हमारे फेस में 4 साइनस पाए जाते हैं जिनको हम पैरानेजल साइनस कहते हैं, ठीक है। तो 4 अलग अलग हैं, उनके नाम मैं भी आपको बताऊंगी। अगर आपको कैविटी नहीं पाई जाएगी तो पहली बात तो आप जो बोलते हो ना वो साउंड बाहर नहीं आएगा। हवा में ही तो आपका साउंड बाहर आता है ना, बताओ। वेव्स नहीं रहेंगी तो आपका साउंड कैसे बाहर आएगा, आप सुन कैसे पाओगे। तो वैसे ही एक तो पहली बात साउंड जो हम बोलते हैं उसको गूंजने का काम कैविटी की वजह से होता है। दूसरा, हमारा जो फेस है अगर कैविटी नहीं होती तो इतना भारी होता चेहरा कि हम पूरे टाइम हाथ में लिए घूमते रहते अपने चेहरे को, ठीक है। तो कैविटी होना जरूरी है, बोन को हल्का करने का काम करती है। क्या करती है? बोन को हल्का बोन कर। को हल्का कर। हाँ, कौन सी वाली कैविटी? फेशियल कैविटी की बात कर रही हूँ, जिसको हम पैरानेजल कहते हैं, ठीक है। अब देखो इनको हम बोलते हैं पैरानेजल साइनस, ठीक है। यह बोन को हल्का करते हैं और आवाज को गुजारने के लिए ध्वनि कोष्ठों का कार्य करते हैं। अब देखो 4 हमारे साइनस पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है इथेमॉइड, यहाँ पर एच नहीं लिखा है, एच भी लिख लेना, ठीक है। पहला होता है इथेमॉइड। अब इथेमॉइड साइनस कहाँ पर होगा? जहां पर इथेमॉइड बोन होगी, है ना। कहाँ होएगा भैया? यहाँ पर हमारी इथेमॉइड बोन यहाँ पर पीछे पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? यहाँ पर इथेमॉइड साइनस, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्फेनॉइड साइनस। सामने से ये दिख रहा है, साइड से देखो, लेटरल देखोगे तो समझ में आएगा। ये होता है आपका, यहाँ पर आपकी इथेमॉइड बोन थी ना, थी कि नहीं थी? हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी मैम, आ रही है आवाज। हाँ, तो स्फेनॉइड कहाँ पर था? स्फेनॉइड बोन हमारी साइड से जा रही थी कि नहीं जा रही थी भाई? जा रहे थे। मैं आपका सर लेती हूँ, ठीक है, किसी का सर, मेरे को जिसके ऊपर गुस्सा आएगी मैं क्या करूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सर में पेन डाल दूंगी, तो यहाँ जाएगी, इधर से निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पेन निकलेगी, जिस डायरेक्शन में निकलेगी उस डायरेक्शन में स्फेनॉइड बोन रहती है, ठीक है। कौन सी बोन रहती है? स्फेनॉइड बोन। अब किसी ने ज्यादा ही दिमाग खराब कर दिया भाई, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, पेन बीच से डाल दूंगी, थोड़ा उनका आगे चक्र खुल जाए। तो पेन यहां से गई तो क्या होएगा, जो यहां से यहां तक बोन जाएगी उसको मैं क्या बोलूंगी? इथेमॉइड। इथेमॉइड, ठीक है। तो ये जो यहां से यहां तक गई है वो हमारी स्फेनॉइड और ये इथेमॉइड, तो ये इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में होती है जिसको कट करती है,
ठीक है। तो यहीं पर ही हमारे साइनस पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका स्फेनॉइड साइनस होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हल्कापन, यहाँ पर जिसको ज्यादा साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है यहाँ पर दर्द करने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। साइनसाइटिस में क्या होता है, ये दर्द होता है हमको, यहाँ ये वाला हिस्सा ये होता है हमारा फ्रंटल साइनस, ठीक है। क्योंकि यहाँ कौन सी बोन होती है, कौन सी बोन होती है भैया, यहाँ पे कौन सी बोन होती है, फ्रंट बोन, फ्रंटल बोन होती है। बाकी लोग को क्या हो गया है, इसलिए बोलती पढ़ाई करो। यहाँ पर फ्रंटल बोन होती है तो यहाँ पर हमारा फ्रंटल साइनस पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्फेनॉइड बोन होती है तो स्फेनॉइड साइनस पाया जाएगा। यहाँ पर इथमॉइड बोन होती है तो इथमॉइड साइनस पाया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर कौन सा पार्ट होता है, ये मैक्सिला है और ये मैंडिबल है। ये क्या है, मैक्सिला है। यहाँ पर फेशियल बोन में पढ़ाया था ना मैंने, मैक्सिला याद है। यस मैम। यस मैम। कितने होते हैं संख्या में, 2 होते। तो यहाँ पर मैक्सिला है तो यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस पाया जाएगा। तो 2 मैक्सिलरी साइनस, 2 स्फेनॉइड साइनस, इथमॉइड साइनस और फ्रंटल साइनस होते, 4 साइनस आपके होते हैं। ये डायग्राम में देख लो, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रंटल साइनस, फ्रंट में पाया जाएगा ये, ठीक है। ये फ्रंटल साइनस है। इथमॉइड साइनस ये हो गया आपके दोनों, ठीक है। स्फेनॉइड साइनस ये मैंने आपको बता दिया। ये है आपका मैक्सिलरी साइनस जो मैक्सिलम पाया जाता है, ये दोनों, ठीक है। आया समझ में, 4 साइनस होते हैं हमारे। मैडम जैसे साइनस बोले यानी कैविटी ना? हाँ, कैविटी, ठीक है गैप, जिसके वजह से हमारी जो बोन है वो हल्की होती है, ठीक है। और अगर यहीं पर सूजन आ जाती है, सूजन कैसे आएगी, ज्यादा हवा की वजह से। अब जहां पर हवा है ऑलरेडी, अब और हवा भरी जा रही है, फालतू में हवा भरा, वहां और ठंडापन आ गया तो क्या होएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग के लिए मैंने क्या वर्ड बोला था आपको, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन के लिए आइटिस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनसाइटिस। और जब किसी को साइनसाइटिस होता है तो उसको इन जगहों पर दर्द होता है, ठीक है। यहाँ पर दर्द होता है जिनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, याद रखिए। अब हम आते हैं नेजोलैक्रिमल डक्ट। मैंने आपको उस दिन बताया था नेजोलैक्रिमल डक्ट कहाँ होती है, भैया बताओ जल्दी से, बताओ। आंखों के पास में, आईज। आंख और नाक दोनों से मिलकर बनी होती, ठीक है। यह आंख से जुड़ी हुई होती है। आंसू प्रत्येक आंख से निकलकर नासिका गुहा खुलता है, इसलिए रोते समय नाक से भी पानी आता है। किस वजह से, नेजोलैक्रिमल डक्ट पाई जाती है, ठीक है। दूसरा होता है आपका फेरिंग्स। नोज खत्म हुआ, अब हम आते हैं फेरिंग्स में, ठीक है। ये आपकी थी नेजल कैविटीज, जितनी मैंने आपको बता दी, ये है आपकी कैविटीज, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका पैलेट होता है, हार्ड पैलेट, जो आपके मुख के ऊपर पाया जाता है। यहाँ पर आपकी टंग होती है, यहाँ से आपका मुंह खुलता है, ये है आपका मुंह, ठीक है। तो देखो ये आपका नेजोफेरिंग्स हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, जो ग्रसनी होती है, ठीक है, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले तो ये 12 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये यहाँ से लेकर, नाक के पीछे से लेकर नीचे यहाँ तक पाई जाती है, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, यहाँ तक पाई जाती है। क्या है भैया, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आपके नाक के पीछे जो फेरिंग्स होता है उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है। फिर आपके ओरल कैविटी, मतलब आपके मुंह के पीछे जो होता है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, ठीक है। फिर नीचे होता है आपका हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं, लेकिन आप हाइपोफेरिंग्स याद मत रखो, इसको आप याद रखो लैरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है। तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स 3 पाया जाता है। लैरिंजियोफेरिंग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लैरिंग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। लैरिंग से जुड़े होने की वजह से इसको हम लैरिंजियोफेरिंग्स, ये जुड़ा है ना, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। ये जो आपको गड्ढा सा दिख रहा है, ये थोड़ा सा गड्ढा दिख रहा होगा, ये है आपका लैरिंग्स। अब चूंकि ये फेरिंग्स से जुड़ा है इसलिए हम इसको लैरिंजियोफेरिंग्स कहते हैं। अब ये जो फेरिंग्स, जो आपकी लैरिंग्स होती है, लैरिंजियोफेरिंग्स, वो 2 भाग में खुलती है, ठीक है। पहला भाग हो गया आपका लैरिंग्स, जो कि स्वर यंत्र का काम करता है जब आप बोलते हो।
दूसरा भाग जो खुलता है ये है आपका ईसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। तो पहला भाग जिसमें खुलता है वो ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। आपकी लैरिंग्स दो भाग में डिवाइड होती है, लैरिंजियोफेरिंग्स। पहले लैरिंग्स में जाती है और लैरिंग्स आगे होता है, और भोजन करने के लिए पीछे, मतलब जब आप श्वसन, आप सांस लेते हो तो वो नली आपके आगे पाई जाती है। ये है आपकी लैरिंग्स, और नीचे जाके ये ट्रैकिया। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं, आपका जो लंग है वो आपके शरीर के आगे वाले हिस्से में है, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका पाचन तंत्र है, वो श्वसन तंत्र के पीछे पाया जाता है, ठीक है। अब हम खाना खाते हैं तो ये ढक जाता है, ये वाला, ठीक है, और हम खाना खाते हैं तो यहाँ से निकल जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, वमन पता है आप लोगों को? वमन, वमन जानते हो, कराया आपको? वमन यानी उल्टी करना, उल्टी करना, वॉमिट ठीक करना। है। अब मुझे बताओ ये हम कहाँ से करेंगे, ट्रैकिया से या ईसोफेगस से? बताओ बताओ। ट्रैकिया ट्रैकिया। ट्रैकिया में खाना रहता है, वायु ईसोफेगस खाना पीने से कहाँ वायु। जाता है? पानी पियोगे तो ट्रैकिया में जाएगा कि ईसोफेगस में जाएगा? फूड पाइप में जाएगा या विंड पाइप? ईसोफेगस। ईसोफेगस में। तो वमन करके तो हम पानी पीते हैं पहले, या हाथ डालते हैं, उंगली निकालते हैं, हाँ। खाना बाहर, पानी हाँ, बाहर, है ना। दो जगह रहती है, आगे वाला जो पाइप रहता है उसको हम बोलते हैं क्या? लैरिंग्स ट्रैकिया। और अच्छा, ट्रैकिया, लैरिंग। ठीक है। लैरिंग्स टू पार्ट्स में डिवाइड होती है आगे जाके, ट्रैकिया और फिर ईसोफेगस, ठीक है। तो जो ट्रैकिया होता है वो विंड पाइप है, वहां हवा जाती है, ठीक है। उसके पीछे जो है ईसोफेगस, वहां पानी रहता है। जब हाथ डालते हैं ना, हम ट्रैकिया में नहीं डालते हैं हाथ, हम ईसोफेगस में हाथ डालते हैं, तब हमारा पानी बाहर निकलता है। आया समझ में? बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि ट्रैकिया में हम डालते हैं। बताओ सब लोग कंफ्यूज है कि नहीं है? यस। यस सब लोग है ना, कि बोला जाता है आपको वमन करोगे तो आपका फेफड़े को राहत मिलेगी, फेफड़े का तो ये फेफड़े, ये जाता ईसोफेगस में। चूंकि ईसोफेगस के आगे आपका फेफड़ा होता है इसलिए उस पर इफेक्ट पड़ता है, जाता नहीं कभी ट्रैकिया में। ट्रैकिया में हम उंगली नहीं डालते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये चीज आप नहीं क्लियर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वमन करते हैं तो हम ईसोफेगस से निकालते हैं, तो ये ईसोफेगस है, यहाँ हम खाना खाते हैं, और लैरिंग्स जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, यहाँ सांस लेते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो यहाँ पर एक ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं उसको। ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, जब आप खाना खाते हो तो ये बंद हो जाता है। अगर ये बंद नहीं होएगा तो आपका खाना इसमें चला जाएगा। और ऐसी कंडीशन कब आती है? आपको हिचकी आती है? हिचकी पता है यस मैम। क्यों आती है? जब आप कोई चीज खाते हो और वो आपके ईसोफेगस में ना जाके आपके ट्रैकिया में फंस जाता है, तब आपको हिचकी आने स्टार्ट होती है, ठीक है। आया समझ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब आप खाना खाते हैं और हमारा एपिग्लोटिस बंद नहीं होता, क्योंकि लोग, हिचकी कब आती है? आप जनरली देखो, आप खाते खाते बात करते हो, लोगों से बात करते ना, इसलिए पहले जमाने के लोग बोलते थे कि खाने टाइम पे बात नहीं करना चाहिए। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे। मैं तो बोलते थे क्योंकि हम बात करेंगे तो हमारा एपिग्लोटिस जो है, देखो मैं बताती हूँ, ये हमारी दो नली है, ठीक है, दिख रही है दो? ये आपकी आगे वाली नली है ट्रैकिया, ये आपकी पीछे वाली नली है एपिग्लोटिस, ठीक है। अब खाना ये आ रहा है यहाँ से, ये इसको ढकने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बना है, ये मेरा हाथ जो ये है ये बॉक्स है, ठीक है। खाना यहाँ से आ रहा है, खाने को इधर जाना है, ठीक है, और इसको ढकना है। नो वाइज मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कनेक्शन चला गया होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया? अब देखो, आवाज आ रही है ना? मैम एक बार फिर से। बता रही हूँ, देखो लैरिंग्स आगे होता है, ये लैरिंग्स आगे होता है, और भोजन पीछे की ओर ईसोफेगस में जाता है। तो सांस लैरिंग से होते हुए ट्रैकिया में जाती है, ठीक है, और भोजन पीछे। अब हम आते हैं एपिग्लोटिस में। ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। कौन से कार्टिलेज से बना है ये? इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक। इलास्टिक कार्टिलेज।
और हमारी नाक कौन से कार्टिलेज से बनी है? अभी बताई थी मैं, हाइलिन कार्टिलेज। किससे? हाइलिन कार्ड। हाइलिन का तो हमारे नाक में लग जाता था, हम बोलते ना हाय लग गया, तो हाथ से याद रखना क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हेलो, ठीक जी है। मैम। हाँ बोलते ना हाय लग गया बहुत तेज, तो हाई से हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, फिर इलास्टिसिटी पाई जाती है। अगर यहाँ पर इलास्टिसिटी तो ई से ईसो, एपिग्लोटिस, ई से इलास्टिक। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या होता है? ये इलास्टिक कार्टिलेज का बनता है, इसके द्वारा ट्रैकिया का मुख बंद किया जाता है ताकि भोजन आदि कर ना जाए। तो ट्रैकिया के मुख को, यहाँ पर ये छेद दिख रहा है ना आपको, लैरिंक्स वॉइस बॉक्स, इसको बंद कर दिया जाता है। अगर ये बंद नहीं होएगा तो यहाँ खाना चले जाएगा, इसलिए खाना खाते समय इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब हम आते हैं लैरिंग्स में। तो देखो, इसमें स्वर यंत्र होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड भी होती है। अब मैं आपको जब ग्लैंड पढ़ाऊंगी तो मैं आपको, तो यहाँ पर गले में बहुत सारी चीज पाई जाती है भाई आपकी, है ना। देखो, एक तो स्वर यंत्र पाया जाता है। अब देखो इसका डायग्राम देखना, ये है आपका एपिग्लोटिस, ये दिख रहा है ना, ये बंद कर रहा है यहाँ से, ये बंद कर रहा है जिससे खाना, आप यहाँ पर देखो, यहाँ से खाना खाए, ये आया, ये खाना सीधे यहाँ पर जाएगा पीछे वाले में, ठीक है, ये वाले में। अगर खाना यहाँ से आया तो ये बंद करने का काम कर दिया, ये इसको बंद कर दिया है। अगर ये बंद नहीं करता तो यहाँ चला था। तो यहाँ पर क्या होता है, एपिग्लोटिस, ये इस यहाँ पर होता है, ये जो आपका छेद सा दिख रहा है, ये है आपका वोकल कॉर्ड, जहां से आपकी आवाज आती है। ठीक है, फिर आपका होता है ग्लॉटिस, ठीक है, और ये है आपका ईसोफेगस पीछे वाला, और आगे वाला है ट्रैकिया। आया समझ में? और इन सबको मिला के हम लैरिंग्स कहते हैं। तो देखो, आप लड़कों में जनरली ये देखा जाता है, लड़कियों में तो नहीं होता। ठीक है, लड़कियों में भी होता है बट दिखता लड़कों में जाता है। देखो, लैरिंग्स जो होता है, इसमें स्वर यंत्र पाया जाता है, यहाँ थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। जो हम बोलते हैं ना टैटुआ बोलते हैं लोग, ये होता है ना गले में, बोलते ज्यादा मत बोलने दबा दूंगा, यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर है कि नहीं है, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट यस है ना। मैम। रहती मैम। बॉयज में जल्दी ज्यादा देखा जाता है, मतलब कुछ कुछ बॉयज में, जैसे जो थोड़ा पतलेवाद प्रवृत्ति वाले होते हैं उनके में ज्यादा दिखाई देता है। तो जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर किनारे पर वी के आकार का एक गड्ढा या नोच पाया जाता है, जिसे हम थायराइड नोच कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वी के आकार का ये थोड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, यहीं पर आपकी थायराइड ग्लैंड भी पाई जाती है, और इसके पीछे यहाँ पर होती है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये समझ में आपको लैरिंग्स की, लैरिंग्स इतना याद रखना कि ये स्वर यंत्र का काम करता है। अब हम आते हैं ट्रैकिया में। तो देखो, ये आपको चेहरे टाइप दिख रहा होगा कि ये मुस्कुरा रहा है, बढ़िया सा हमारा लैरिंग्स जो है मुस्कुरा रहा है यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है। तो ये ट्रैकिया है, ये लैरिंग्स है। ठीक है, लैरिंग्स का हिस्सा दिख रहा है भाई। जी मैम। यस मैम। तो देखो, अब हम ट्रैकिया पढ़ने जाए। तो ट्रैकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ट्रैकिया का निर्माण 16 से 20 आकृति के सी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अब देखो, ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है, ये जो इसमें ये कार्टिलेज है, ये सी शेप के है, ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उल्टा इन्वर्टेड सी दिख रहा है, यस दिख रहा है भाई, है ना। तो ये आपके सी कार्टिलेज से बना होता है। इसमें भी चषक कोशिकाएं होती हैं, इसमें मतलब इसमें भी आपकी म्यूकस सेल होती है, जिससे म्यूकस निकलता है, जिससे कि ट्रैकिया हमारी वायु की जो विंड पाइप होती है वो चिकनी रहती है। इसी वजह से वो चिकनी रहेगी। आप फेविकोल देखते होगे, फेविकोल पता है आपको? आप यस। कहीं पर फेविकोल रख दो और डस्ट है बहुत सारी, तो क्या होगी फेविकोल में जाके? चिपक जाएगी। चिपक जाएगी, है ना। वैसे ही हमारे गले में, ट्रैकिया में म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, कफ, जो कफ निकलता है ना गले से, उसको म्यूकस कहते हैं हम। ठीक है, वो पाया जाता है। तो जो मान लो हमने सांस ली, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे कण है, बहुत सूक्ष्म कण, कि जो नाक से अंदर जाए। कुछ तो ऐसे हैं कि हम छींक घुसे हमारे नाक के अंदर तो हमें छींक आ जाती है और वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन कुछ बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे नाक नहीं रोक पाती। नाक में भी हेयर पाए जाते हैं, ठीक है, हेयर या सीलिया। तो कुछ तो रोक लिए और बाहर निकल गए, लेकिन कुछ नहीं रोक पाती है, तो वो हमारे ट्रैकिया में चले जाते हैं। अब ट्रैकिया में म्यूकस पाया जाता है, वो उसको चिपका लेता है अपने में, कि वो लंग्स तक ना जाए। ठीक है, लंग्स तक गया तो भाई बहुत भयानक खांसी आएगी, इसलिए ट्रैकिया में चिपक जाता है तो हमको खांसी आती बहुत,
और खांसी आती है तो हम कफ निकालते हैं, तो वो हमको रिलैक्स फील होता है। ठीक है, ये हो गया। मैं बस 5-10 मिनट और लेके आपका ये कम मतलब थोड़ा सा करती हूँ, फिर बाकी कल करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, एक्सक्यूज मैडम, ये म्यूकस जनरेट ज्यादा क्यों होता है? जैसे देखिए, कफ बन गया ज्यादा, फिर कफ ज्यादा बनता है जब आप कफ वाली चीजें, जैसे आप मिठाई ज्यादा खाओगे या फिर कुछ रसे वाली जैसे शुगर लोगे, तो इससे हमारा जो ग्लैंड्स होती है ना, म्यूकस ग्लैंड्स, वो एक्टिवेट होती है, और म्यूकस ग्लैंड के एक्टिवेट होने से म्यूकस ज्यादा बनता है। और वहीं पर अगर आप छाछ, जैसे करेला हम लेते हैं, है ना, या फिर क्या लेते हैं, अदरक लेते हैं, तब जब हमको सर्दी खांसी होती है तो हम यही सब चीजें लेते हैं ना, ये क्या करते हैं, म्यूकस ग्लैंड के एक्टिवेशन को कम कर देते हैं, इसीलिए हमारा कफ बनना कम हो जाता है, और बनता भी है तो सूख जाता है और बाहर निकल जाता है। इसीलिए हम ये सब चीजें लेते हैं जो कि स्ट्रांग होती हैं, जैसे काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया। ठीक है, आया समझ में, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मीठा खाना अवॉइड किया जाता है। और आप देखो, जब आप मेडिसिन या कफ की कोई कफ सिरप लेते हो, तो कफ सिरप लेने के टाइम पे आपको खांसी और बढ़ जाती है। फील किया है आपने? जब आप कोई कफ सिरप लोगे, आप सोने जाते हो और सोने के टाइम पे धीरे खांसी या कफ ज्यादा बनता है आपका। क्यों बनता है? कि म्यूकस ग्लैंड में जहां पर जितना भी जो जमा हो इकट्ठा हो जाए, और फिर आपको बार बार खांसी आए तो कफ आपका बाहर निकल जाए। इसलिए जब आप बेनेड्रिल या कोई मेडिसिन लेते हो तो ज्यादा कफ बनता है आपको। देखा है आपने, कभी महसूस किया है ऐसा? ठीक किया है। यस मैम। हाँ, ठीक है, चलिए। तो हमारी डेली लाइफ से आप जब भी कोई साइंस निकालने की कोशिश करोगे, आपको मिलेगी चीज। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका ट्रैकिया के बारे में, हमने पढ़ लिया, ये करती है ये। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ब्रोंकाई पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आपका आज क्लास, आप लोग की 2:30 बजे से क्लास होती है ना, वो वाली? आज नहीं है। आज नहीं है, हट आज प्रदीपिका। नहीं है। अच्छा, तो मैं थोड़ा 10 मिनट लेके यहाँ आधा करा दूं लंग्स तक। ठीक। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रोंकाई में। मैंने बता दिया आपको, ये ट्रैकिया हो गया आपका। ठीक है, ट्रैकिया हुआ। अब जब ये ट्रैकिया डिवाइड होता है यहाँ से, ठीक है, ये ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हम उसको कहते हैं ब्रोंकाई। तो ये कहाँ से डिवाइड होता है? जो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा है हमारी, थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी पाई जाती है, जल्दी बताइए, कितनी होती संख्या में? 24, 12 12 है ना, 12 होती है ना। तो जो 5th नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, वहीं से ही हमारी ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मतलब उस लोकेशन से हमारी वर्टिब्रा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। ठीक है, जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है वो थोड़ा लंबी और पतली होती है। क्यों होती है बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, ऐसा क्यों होता है? लेफ्ट वाली लंबी होती है और पतली होती है, क्यों? हार्ट रहता है ना मैम, लेफ्ट। हाँ, हाँ, यहाँ लेफ्ट पर साइड में हमारा हार्ट रहता है। हार्ट होता है, और हार्ट की वजह से इसमें जो है हमारा ये मोटी रहेगी तो हार्ट को प्रॉब्लम होएगी, इसलिए ये पतली रहती है और लंबाई तक जाती है, क्योंकि इसका एरिया जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। चौड़ा नहीं हो सकता ये, तो लंबाई में ये बड़ी होती है। ठीक है, हमारा जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है। फिर ब्रोंकाई फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद हाइलियम पर, हाइलम बोलते हैं, यहाँ तीनों शाखाओं में बट जाती है। अब देखो, ये जो ब्रोंकाई है यहाँ पर थी अभी, अब ये हमारे लंग के अंदर प्रवेश कर गई। ठीक है, प्रवेश करी ना, दिख रही है? यस हेलो, मैम। तो इसको, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। जैसे मैंने आपको एक्सॉन में पढ़ाया था कि जब हमारे सेल बॉडी से जहां से एक्सॉन निकलता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, याद है किसी को? नहीं याद है? उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, है ना। वैसे ही यहाँ पर हाइलम होता है। ये हमारी ब्रोंकाई अंदर जाके फेफड़ों में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई यहाँ पर। अब 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है जब, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, जब हमारी ब्रोंकाई 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो उसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, या शाखाओं में बढ़ गई। आप पेड़ देखते हैं ना, ये पेड़ की तरह दिख रहा है आपको, ये जड़ है। ठीक है, फिर थोड़ा पेड़ बढ़ा, फिर शाखाएं बनी उसमें अलग अलग, है ना, शाखाएं होती है। तो जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, वैसे ही ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में बट जाती है अनेक शाखाओं में, उसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं।
अब इसमें ये देखो, ये आपके ब्रोंकियोल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट में बढ़ गए। इसमें ये ब्लड कैपिलरीज होती है, ये ब्लू कलर का ब्लड दिख रहा है, ये आपका कौन सा है, ये डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें CO2 की मात्रा है, और ये प्योर नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ये प्योर ब्लड नहीं है जो ब्लू कलर का है, ठीक है। ब्लू कलर कौन सा है, ये प्योर, ये इम्प्योर ब्लड है। कौन सा है ये, इम्प्योर। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, हमारे सांस में से कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जब हमारा ब्लड प्योर नहीं रहता है, ठीक है, फिर प्योर होने के लिए क्या आता है लंग्स में, सबसे पहले आता है हमारे हार्ट में, फिर लंग्स में जाता है प्योर होने के लिए। तो जो प्योर होने के लिए जाता है तो पहले तो इम्प्योर रहता है, तो इम्प्योर आता है हमारा ये ब्लू कलर, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, ये हमारी है एल्वेलाई, छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं ना छोटे छोटे जी अंगूर मैम। के आकार, ये है हमारे एल्वेलाई। यहाँ पर हमारा ब्लड या एयर आई, ठीक है, कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज मतलब ब्लड की वाहिकाएं, नलियां, यहाँ पर ये आई हमारे इम्प्योर ब्लड के साथ, जहां पर हमारा जो वायु है वो प्योरीफाई नहीं है। अब एल्वेलाई क्या करती है, इधर पर यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 की मात्रा को कम किया जाता है और O2 की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तब ये प्योरीफाई होकर रेड कलर में चेंज होती है, और फिर यहाँ से ये जाती है हमारे हार्ट में पंपिंग होने के लिए, ठीक है। तो एल्वेलाई क्या करता है, बताओ भाई, वायु का या गैसों का आदान प्रदान करने का काम एल्वेलाई का होता है, ठीक है। वायु कोष, अब एल्वेलाई पढ़ रहे हैं, वायु कोष फूले फूले और अंगूर के गुच्छे के समान रहते हैं, जिसके फेफड़ों के आंतरिक तल का क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है। ये फूले फूले होते हैं और इसलिए आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ा रहता है। ये क्या काम करते हैं, वायु कोश में, जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, एल्वेलाई का हिंदी में नाम वायु कोश है, ठीक है। ये गैसों का आदान प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जाए गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है लंग्स में, तो कहाँ होता है भाई, एल्वेलाई। वायु कोश। एल्वेलाई या वायु कोश, ठीक है। चलिए, ये हमने पढ़ लिए पार्ट। अब मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा बड़ा है मुझे लग रहा है लंग्स का, नहीं तो मैं आपको यहीं पर, कि आज इतना करूँ, लंग्स कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। बताओ, ठीक है ना, आज के लिए ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से आप लोग को। वो एल्वेलाई कंफ्यूजन है। हाँ बताइए। जैसे मान लीजिए वो गैस का एक्सचेंज करेगा, हाँ, तो जो ब्लू वाला जो नर्व्स है समझिए, मतलब जो सीरा है, मतलब वो कैसे एक्सचेंज करेगी, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यही प्रोसेस मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना। अब देखिए, अब हम बोलते हैं कि हम वातावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो जरूरी हम केवल वातावरण से ऑक्सीजन ही ले, इतनी सारी गैस है, तो क्या हमारी नाक केवल ऑक्सीजन लेगी, बताइए। नहीं, सभी गैस लेंगी, सभी चीज लेगी। लेकिन क्या होता है, आपके घर में 2 टंकी है, ठीक है, 2 टंकी है पानी वाली, एक टंकी नीचे है और एक टंकी, मतलब दोनों बराबर टंकी रखी हुई है, लेकिन एक में ज्यादा पानी भरा हुआ है, नल का लेवल सेम है दोनों का, ठीक है, और एक में कम पानी भरा हुआ है, ठीक है। और कैसे रखी हुई है, एक टंकी यहाँ है, एक टंकी यहाँ है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर से से नीचे। ऊपर से नीचे आएगा। तो पानी ऊपर वाले में कंकड़ पत्थर जो होगा सब नीचे वाले में आ जाएगा, नीचे वाला तो प्योर है, लेकिन उसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसकी सांद्रता जहां पर ज्यादा होती है वहां से वो कम की ओर जाता है, ठीक है। तो वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा है और हमारे शरीर के अंदर CO2 ज्यादा है, ठीक है। तो जब वातावरण से हम ऑक्सीजन लेते हैं, आती कार्बन डाइऑक्साइड भी है हमारे साथ, लेकिन कम मात्रा में आती है। अभी मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कल, ठीक है, इसलिए अभी तो मैं आपको अंग बस पढ़ा रही हूँ, कैसे कैसे, देखो अभी दिखाती हूँ, ऐसे बताऊंगी तो आपके ऊपर से उड़ जाएंगी चीजें, आपको समझ में भी नहीं आना। ये देखो दिखा रही हूँ, यही तो मेन मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, कहाँ पर से क्या होता है। ये है ना, ये दिख रहा है ब्लड का सप्लाई और फंक्शन, यस, ब्लू और रेड वाला। हाँ, बनाऊंगी कल आप ब्लू लोग। और रेड। हाँ, ये है डिफ्यूजन की प्रोसेस, है ना। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन
until equilibrium is established। ठीक है, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। अब देखो ये डिफ्यूजन का अब कर रहे हैं ना, हम क्या करते हैं, इसमें हम एक बूंद डाल रहे हैं, ठीक है, ये पानी है, उसमें मैं कुछ चीज डाल रही हूँ, कुछ बूंद बूंद डाल रही हूँ। पहले ये एक जगह पर है ना, फिर ये थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर पूरी जगह इक्विलिब्रियम। तो ये कब होता है, जब दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। तो क्या होता है, हमारे कैपिलरी में CO का अमाउंट ज्यादा है, हमारे शरीर के अंदर CO2 का अमाउंट ज्यादा है और O2 का कम है ना, और एल्वेलाई में O2 का अमाउंट ज्यादा है और CO2 का कम है। ठीक है, कैपिलरीज मतलब हमारी जो ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। अब ये क्या करता है, जब हमारा कैपिलरीज जाती है एल्वेलाई के पास, तो एल्वेलाई CO2 के अमाउंट, ये दोनों के अमाउंट को बराबर करती है और O2 उसके पास ज्यादा है तो O2 दे देती है, इसीलिए हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। अभी मैं आपको ये चीजें बताऊंगी, देखो नीचे आप जाओगे ना काफी समझ में आएगा। ये सब इंटरनल एस्पिरेशन, ये एल्वेलाई कैसे आई, ये ब्लड कैपिलरी यहाँ पर एक्सचेंज हुआ आपका, ठीक है, ये इस तरीके से एक्सचेंज होती है पूरी, ठीक है। तो टुमारो आई विल टेल यू एवरीथिंग। पीपी तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत हो जाएगा आप लोगों के लिए। पीपी वॉल्यूम्स पढ़ाऊंगी आप लोगों को, बट पीपी ज्यादा हो जाएगा, तो पीपी रह दूंगी। फंक्शनल कैच वॉल्यूम्स पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही काफी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो लंग्स तक जितने, एल्वेलाई तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के आओगे, और मैंने मूवमेंट बताए थे, हाथ के, पैर के, एबडक्शन, एडक्शन, इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन एवर्जन सब ना, ठीक है। लोमस जी क्लियर हुआ? अभी थोड़ा डायग्राम देके कुछ तो क्लियर होया होएगा। हुआ। हाँ, ये तो चलिए अब हम कल करेंगे। मैं शांति पाठ करा देती हूँ भाई। हाँ चल, कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद। मेरे साथ साथ एक बार महामृत्युंजय मंत्र, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। भगवान महाकाल आपके आदि भौतिक, आध्यात्मिक व आदि दैविक दुखों से निवारण करें। आप सभी लोग सुखी और निरोगी हों, मेरी यही कामना है। दोनों हाथ को रब करेंगे, अपनी बॉडी के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा बनाएंगे। वेरी गुड। अगेन रब योर बोथ palms. Now put your palm on your eyes. Now open your eyes inside your palm. Very good. Have a very nice day everyone. ठीक है, तो आज आप लोग की शाम को क्लास नहीं होएगी। तंत्र योग जो टॉपिक है आपका, ठीक है, तंत्र योग में ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, मतलब उसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। मैंने